हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, आप रेगुलर वीडियो देखते हो, तो अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में अपने चल रही थी नदियां, राजस्थान का अपवाद अंदर चल रहा है, जिसमें हमने 2 बड़े पार्ट कंप्लीट कर दिए थे, तीसरा अपना चल रहा था। वापस मैं बताता हूँ उसमें हमने किए बड़े पार्ट कौन कौन से किए थे। देखो, एक तो अरब सागर में जाने वाली नदियाँ जो अपनी कंप्लीट है, याद कैसे करनी है वो भी बता दी। और नहीं हुआ याद तो क्या करो, मैप बनाओ और याद करो। और इतने दिन हो गए, अब तो याद होगी चीज़ें। फिर हमने देखी थी अंतःप्रवाही नदियाँ 60%, वो भी हमने याद की विद ट्रिक से। और फिर अपनी लास्ट पॉइंट है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जो भी हम कल थोड़ी सी हमने चंबल नदी पढ़ी, आज चंबल नदी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कल पढ़ी थी हमने चंबल नदी के सहायक नदियाँ, उसकी लेंथ वगैरह सब देखी थी। तो आज थोड़ा सा वापस चंबल नदी को रिवाइज करते हैं शुरू से और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बैठ जाइए आराम से और शांत माहौल में, और देखो कैसे क्या चीज़ें याद करते हैं। और लिखना कुछ नहीं है, बाद में अपने लिखेंगे। एक बार देखो कि इसकी सहायक नदियाँ हैं कैसे हम याद करें, क्योंकि बहुत सारी हैं, कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए आइए आप बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। थोड़ी बड़ी बढ़ा देता हूँ, सहायक नदियाँ बहुत है, क्या पता पिछले वाला मेरे को इमेज छोटी लग रही थी। यहाँ से ये चल रही है यमुना नदी, और ये अपनी चंबल है। ये उद्गम इसका जानापाव हिल्स, विंध्याचल पर्वतमाला, इंदौर, एमपी। देखते हैं। और यहाँ पे यमुना में मिलती है, ये वाला पॉइंट है जहाँ से यमुना और चंबल नदी मिलती है, वो है अपना यूपी में। और यूपी में एक जगह आती है इटावा, ये इसका संगम है। उद्गम देख लिया, संगम टोटल लेंथ इंडिया में देखे 1051 किलोमीटर और राजस्थान में 322 किलोमीटर। पुरानी लेंथ है इसकी 966 किलोमीटर। ऐसे करके आप याद करने की हमने कोशिश की थी, जो आपको भी याद हुई होगी, थोड़ी बहुत हुई होगी, बाकी आज हम कर लेंगे। देखो, आते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। ध्यान से देखिए, इसका प्रवेश होता है चित्तौड़ में चौरासीगढ़ फिर कोटा में आती है। तो कोटा में यह है काली सिंध, और काली सिंध के अंदर एक नदी मिलती है, वह है आहू नदी। जो काली सिंध और आहू नदी मिलती है वो पॉइंट है झालावाड़ में। और जो काली सिंध और जो कोटा में मिलता है, ये वाला पार्ट, ये है कोटा। फिर इसके ऊपर आती है परवन नदी, और परवन के अंदर आती है नेवाज या निवाज नदी।
निवास नदी। ये वाला पॉइंट भी झालावाड़ में ही आता है। और जहाँ काली सिंध और परवन नदी मिल रही है, ये वाला पॉइंट कोटा, ये चंबल नदी से मिलने से पहले ये कोटा में है। फिर इसके ऊपर एक मुख्यतः नदी आती है जिसका नाम है पार्वती, और पार्वती फिर आती है सील नदी। फिर इसकी सबसे बड़ी नदी है सहायक नदी, वो यहाँ से चलती है राजसमंद से। राजसमंद से चलती है और यहाँ पे आके मिलती है। ये वाला जहाँ पे बनास, चंबल, सीप नदी, सीप नदी है, सीप नदी ये आके मिलती है झालावाड़ में, सॉरी मध्यपुर में। झालावाड़ में 2 पॉइंट है जहाँ पे 2 सहायक नदियाँ मिलती हैं। यह है सवाई माधोपुर में, ऐसे मैं लिख लेता हूँ, सवाई माधोपुर में। और स्पेशली जगह है पदरा गांव, ये त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम, रामेश्वरम घाट, जहाँ पे सीप और उधर से आ रही है अपनी बनास नदी, बनास। देखो ये इस नदी का दाहिना भाग है और उस वाला ये राइट साइड है और वो बाइयां भाग है, ये राइट वो लेफ्ट है। और इस साइड के जो दाईं ओर से आने वाली सबसे लंबी नदी है वो काली सिंध है, ये दाईं ओर से आने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये दाईं ओर से आके मिलती है। और सबसे ज़्यादा लंबी जो सहायक नदी है वो अपनी बनास कहाँ पे मिलती है, सवाई माधोपुर, रामेश्वर घाट, त्रिवेणी संगम। फिर हम देखते हैं कि स्पेशल जगह है पदरा गाँव, वहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है, उसे बोलते त्रिवेणी। फिर हमने एक चीज़ देखी, नोटिस की थी कि एक त्रिवेणी संगम, 100 माई जाकम, बाणेश्वर धाम, डूंगरपुर, वो चीज़ भी माई नदी पे देखी थी। एक त्रिवेणी संगम ये है, एक वो हमने पीछे पढ़ लिया था। और 3 गांव हमने इंटरेस्ट देखे थे, खांदू गांव माई नदी के लिए, और 84गढ़ चित्तौड़गढ़। एक हमने देखा था तलवाड़ा गांव, टीबी तहसील, अपनी घग्गर नदी का जहाँ से प्रवेश होती है। तो 3 प्रवेश और एक अपना जो संगम जो त्रिवेणी है वो हो गया, और एक त्रिवेणी ये हो गया त्रिवेणी संगम, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। एक नदी यहाँ से आती है चित्तौड़गढ़ में ही, चित्तौड़गढ़ ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी है, ये चित्तौड़गढ़ से उद्गम होती है और चित्तौड़गढ़ में ये बनास नदी में मिल जाती है। यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, नवनेरा बांध, जो इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका मेंशन किया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट उसकी दृष्टि से भी है। फिर यहाँ भीलवाड़ा से एक नदी आती है और पार्वती नदी मिलती है, वो भी सवाई माधोपुर में है, SM सवाई माधोपुर में ही है। और ये पार यहाँ भीलवाड़ा से आता है, भीलवाड़ा से एक नदी आती है,
भीलवाड़ा से नदी आती है जो है मांगली, ये कोटा में मिलती है, ये भी कोटा ही है। देखो ऐसे करके हमने याद किया था। देखो एक ट्रिक लगी थी, गुस्से में माँ और पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। ये इंपॉर्टेंट नदियाँ ऐसे लिखी हुई, ऐसा कैसा डायग्राम बना दीजिए। और अभी हम पढ़ेंगे इसका अपर क्षेत्र, तो देखो ऐसे याद हो ही गया होगा, जैसे चित्तौड़गढ़ परिवेश पड़ती है, फिर कोटा और बूंदी, और फिर हम आगे चलते हैं करौली सवाई माधोपुर धौलपुर, डांग क्षेत्र, हयाया क्षेत्र और चित्तौड़ से प्रवेश करती है। ये चीज़ें हमारी कल हो चुकी है। ये भी ट्रिक लिखो तो लिख सकते हो, ये भी कल हुई है, वापस रिवाइज कर। ये नहीं हुआ है तो ये आप कर लेना। और काली सिंध और राहु नदी के संगम स्थान झालावाड़ में स्थित है, और जिसके किनारे सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग घाघरोन जलदुर्ग स्थित है, और उसे बोलते हैं समेला। फिर हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ बांध बने हुए हैं, बांध देखेंगे। क्या देख रहे हैं? बांध। चंबल नदी पर बांध परियोजनाएं। बांध परियोजनाएं 3 चरण में 4 बांधों का निर्माण हुआ है। किसमें? चंबल नदी पर। तो बांध की दृष्टि से भी ये अपनी इंपॉर्टेंस रखती है। 3 चरण में 4 बांध परियोजना का निर्माण हुआ है। समझ जाओगे आप, आगे लिखा हुआ भी है ऐसे, 4 बांध निर्माण हुआ है। देखते हैं। देखो यहां से नदी अपने एमपी से चलती है, क्या होती है, उद्गम होती हुई अपने चित्तौड़गढ़ में आती है, और उसी में बना देता हूं। देखो एक बार इसी में जब ये उद्गम होते हैं चित्तौड़ से पहले, यहाँ पे एमपी मंदसौर में, एमपी मंदसौर में देखो, एक मिनट, यहाँ पे एक बांध बना हुआ है। यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर, और स्पेशल जगह मंदसौर एमपी, राजस्थान से बाहर है। फिर हम देखते हैं यहाँ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है राणा प्रताप सागर बांध। फिर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पे कोटा बैराज और एक कोटा डैम है। कोटा बैराज और जवाहर सागर, जिसे कोटा बांध भी कहा जाता है।
देखो बांध और बैराज में यही फर्क है। बैराज है जिसे लिफ्ट निकाली जाती है, जिसे नहरें निकाली जाती है, वो है अपना बैराज जो अपनी सिंचाई या पेयजल के निकाली जाती है, जिसका मुख्य बैराज का मुख्य उद्देश्य होता है कि यहाँ से लिफ्ट निकालना, नहरें जो अपनी शाखाओं में निकालना। तो यहाँ कोटा बैराज में लिफ्टें निकाली हुई है नहरों के, देखते हैं हम। और फिर जवाहर सागर है, जो बांध बनाए जाते हैं वो क्या है, पानी को कंट्रोल करने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए, पानी की कैपेसिटी को रखने के लिए अपने बांध के जो बांध निर्माण किए जाते हैं। ये अपने 3 चरण में हुए हैं 4 बांध के निर्माण। देखो सबसे पहले प्रथम चरण में कौन कौन से हुए थे, प्रथम चरण में एक ट्रिक है, ट्रिक है इसकी गांधी राज, ऐसे भी करके आप याद कर सकते हो, गांधी राज है इसकी ट्रिक। प्रथम चरण और सेकंड और थर्ड। देखो प्रथम चरण में 2 बांध का निर्माण हुए, एक गांधी सागर, जो अपने आगे लिख लेना MP मंदसौर में, यहीं पे दूसरा है कोटा बैराज, फिर गांधी और राज। देखो राज से अपने हो गया, ये देगा राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। बांध। फिर हम देखते हैं जैसे अपना जो जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर। देखो ये बन रहा था जब MP में बन रहा था, तब अपने राजस्थान में भी एक बांध बन रहा था जो था कोटा बैराज, ये बन रहा था। सन भी बता देता हूँ, इतना है तो नहीं इम्पोर्टेंट, फिर भी देखो ये 1959 में, और इसके साथ में काम ही चल रहा था, ये 1960 में, और ये दोनों 1970 में इनका निर्माण हुआ। ये याद रखो, ठीक है, नहीं तो जनरली मैंने ऐसे ही बताया है कि ये प्रथम चरण में एक जन अपने जो MP में बन रहा था उसी के साथ में अपने ये बांध भी बन रहे थे। इस पे अपने विद्युत परियोजनाएं हैं, जिसमें राजस्थान एवं मध्य प्रदेश है, उसमें 50-50% का अपना जो रहता है, जो योगदान है 50-50% का है। इसके नीचे लिख देना सर्वाधिक क्षमता, राणा प्रताप सागर की सर्वाधिक कैपेसिटी है। याद कर लो, गांधी राज ऐसे भी कर सकते हो। देखो गांधी सागर MP मंदसौर, कोटा बैराज कोटा में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में। राणा कहाँ हुए थे? चित्तौड़गढ़ में। और जवाहर सागर या कोटा डैम है जो कोटा एंड बूंदी के किनारे पे है, कोटा के जो सीमा पार करती है वहाँ पे बूंदी पे, कोटा बूंदी पे, तो इसकी लोकेशन कोटा बूंदी होगी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे लिखा हुआ है इसलिए याद ऐसे कर सकते हो गांधी राज ट्रिक से। फिर हम देखेंगे इसमें चंबल नदी पे कुछ जीवों को सुरक्षित करने के लिए कुछ परियोजनाएं, कौन कौन से जीव को सुरक्षित करने के लिए जो जीव सुरक्षित के लिए अभियान चलाए गए हैं वो हम देखेंगे। देखो एक जीव चंबल नदी पर जीव संरक्षण के प्रयास किए गए। देखो एक अपना आता है
घड़ियाल। सर्वाधिक हम देखते हैं पूरे जो इंडिया में सर्वाधिक घड़ियाल अपने चंबल नदी में ही पाए जाते हैं, जिसको सुरक्षित करने के लिए योजनाएं चली थी, जीव सुरक्षित योजनाएं। और दूसरा बचाव के प्रयास, एक है गागेसूस गैलेटिक डॉल्फिन कहते हैं इसको इंग्लिश में। और तीसरा है उदबिलाव। इनको सुरक्षित, इन तीनों को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे योजनाएं चली गई है। फिर हम देखेंगे नदी की इंपॉर्टेंस में हमने देख ली। और ये मैप आपको बनाना है बांध के, जब बांध आए तो अगर क्रम भी पूछ ले तो आपको क्रम याद होना चाहिए कि किस क्रम में बने हुए, और चरण में पूछ ले प्रथम चरण में किस किस का निर्माण होता है। क्वेश्चन आ जाए प्रथम चरण में किस किस का बांध का निर्माण हुआ है तो आप आराम से बता सकते हो। क्रम भी पूछ ले कि किस कहाँ पे बना हुआ है तो आप आराम से क्रम भी बता सकते हो। वैसे नाम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। तो इतनी हमारी चीज़ें हैं चंबल नदी में, और ऐसा मैप बनाना और पीछे वाले सहायक नदियों वाला भी मैप बनाना है आपको। और ये देखो उपनाम है कुछ जो चरम, पहले प्राचीन काल में बोलते थे कि यहाँ का मतलब यहाँ पे स्नान करने से क्या चरम रोग दूर होते हैं, इसलिए इसको चरम नवती बोलता प्राचीन नाम दिया गया। कामधेनु इसको इसलिए नाम दिया गया कि कामधेनु की हम तुलना की गई कि जो गाय है जो निरंतर, जिसकी दूध निरंतर बहता रहता है, निरंतर धार निकलती रहती है उसकी, तो इसकी क्या है 12मासी नदी है, हमेशा चलती रहती है, तो इसके संदर्भ में इसको भी कामधेनु दी। अगर गाय के संदर्भ में देखते हैं तो अपने राजस्थान की कामधेनु है राठी गाय को दर्जा दिया गया है। किसको? राठी गाय है उसको दिया गया है। फिर हम देखते हैं 12मासी, जो 12 मासी चलती है। नित्य वाहिनी नदी, जो हमेशा नित्य मतलब हमेशा चलने वाली नदी है, तो इसका कुछ ऐसे आप आराम से याद कर सकते हो। 12मासी जो परमानेंटली चल रही है, कोई नदी आप देखते हैं मौसमी होती है, जब बारिश होती है तब चलती है नहीं, ये तो क्या परमानेंटली चलती रहती है। फिर इस पे हम जब चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती हैं नदी, अपनी चंबल नदी चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, तो इस पे कुछ एक बना हुआ है, जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात, इसकी लोकेशन देखते हैं, इसकी स्थिति। तो इसकी लोकेशन है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। देखो जलप्रपात वो है जो मैं बताऊं, जलप्रपात वो है जिसमें ध्यान से सुनो, जो पानी है ऊंचाई से गिरा है, कोई पहाड़ है, देखो नदी चल रही है, यहाँ पे कोई ऐसे आया, फिर ऐसे फॉल बनता है, वाटरफॉल बनता है, वही है जलप्रपात। यहाँ से पानी गिरता है, नीचे टर्बाइन वगैरह लगे हुए हैं, क्या हो पानी, बांध क्यों बनाए जाते हैं, क्या ऊपर से पानी नीचे गिराया जाए, नीचे टर्बाइन लगे हुए वो घूमेंगे तो क्या होगी, अपनी बिजली उत्पन्न होगी। वैसे वैसे अगर ऑटोमेटिक बने हुए, बिना बांध बने हुए अपने कुदरती रूप देखते हैं तो पत्थर से अगर कोई चट्टान से ऊपर से गिरती है, कौन नदी गिरती है तो फुल स्पीड से पानी के बहाव होते हैं, वही है जलप्रपात, जिसे वाटरफॉल बोलते हैं। जब हम बारिश के मौसम में देखते हैं कि नोक्कल जो अपने स्थानीय जलप्रपात भी कहीं कहीं जो पहाड़ों में जाते हैं तो वहां से पानी आता है, तो आप सर्च करके भी देख सकते हो नेट में। इसकी थी चूलिया जलप्रपात, अपना मेनली लोकेशन है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़। अगर हम देख लें इसकी हाइट देख लें, देखो नदी देख लें, नदी तो हम नदी क्या पढ़ रहे हैं, नदी तो हमें पता ही है, फिर भी बता देता हूँ चंबल नदी पर। किसमें? चंबल नदी पर। फिर हम देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी, तो ये 18 मीटर, 18 मीटर इसकी हाइट है, 18 मीटर हाइट है। फिर एक 18 से देखो, 18 से हम देखते हैं 18 मीटर चूलिया जलप्रपात की हाइट है।
और 81 मीटर देखते हैं तो अपना झाकम बांध है, झाकम डैम है, उसकी हाइट है 81 मीटर। 81 मीटर है झाकम डैम, जो अपने माई नदी पे हमने देखा था, जो झाकम नदी पे बना हुआ है। सार्वधिक हाइट पे 18, देखो उसके झाकम का बांध का उल्टा है 18 और वो 81 है। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। चूलिया जलप्रपात, इसी के संदर्भ में हम इंडिया का भी देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये अपना राजस्थान का सबसे ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट है एक विशेष ईस्वी पे ब्रिज बना हुआ है। अभी देखें हमें इंडिया के संदर्भ में, ब्रिज बाद में देखेंगे, पहले देखें इंडिया, एक बार भारत के संदर्भ में देख ले, क्या पता अब यहाँ पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो चीजें बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग, इंडिया का जोग जलप्रपात है, जो कर्नाटक में है, जो कर्नाटक में। अगर नदी देखें, शरावती नदी पे ये जलप्रपात बना हुआ है। और इसकी हाइट देखते हैं तो हाइट है जोग जलप्रपात की 229 मीटर। देखो अगर इंडिया के राजस्थान के संदर्भ में देखा तो अपना चूलिया जलप्रपात, भैंसोड़गढ़, चित्तौड़गढ़, इसका राजस्थान का सबसे हाईएस्ट जलप्रपात है, कितना 18 मीटर। और इंडिया के संदर्भ में देखें तो जोग जलप्रपात है, इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो 229 मीटर की उसकी हाइट है। और कौन सी नदी, शरावती नदी के पर यह जलप्रपात बनता है। फिर हम देखते हैं ये इसकी लोकेशन देखते हैं, वो है कर्नाटक में। और विश्व के संदर्भ में भी देख ले भाई, इतना देख ही लिया है तो राजस्थान से निकलते निकलते अगर इंडिया पहुंच गए तो विश्व के संदर्भ में देख लें। वैसे जब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में है। कहां पे है? वेनेजुएला। वेनेजुएला है अपने दक्षिण अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। और इसकी नदी देखें तो ये नदी है ओरोनिको नदी, ओरोनिको नदी पे बना हुआ है ये जलप्रपात, ओरोनिको नदी पे बना हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो दक्षिणी अफ्रीका वेनेजुएला में है। कहाँ पे? इस पे जगह वेनेजुएला, और ओरोनिको नदी पे बना हुआ है। इसकी हाइट देखते हैं तो इसकी हाइट है आगे 9 पीछे 9 बीच में 7, आगे 9 पीछे 9 बीच में 7, 979 मीटर, 979 मीटर इसकी हाइट है। ये अपने विश्व के संदर्भ में भी हमने कुछ देख लिया था, आप लिख लो। भारत और विश्व के संदर्भ में भी लिख सकते हो एक बार, क्योंकि ये पीपीटी में नहीं लिखा हुआ है तो आप पूरी लाइन लिख लेना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, आप आराम से लिख लो ये, क्योंकि ये पीछे लिखा हुआ नहीं है। ये चूलिया जलप्रपात लिखा हुआ है, चूलिया जलप्रपात के नीचे आप ऐसे लिख लेना। अभी रफ कॉपी में लिख लो साइड में कि ये मेरे को वापस लिखना है। ये है शरावती नदी। वैसे हम इंडिया का पढ़ेंगे तो वापस करेंगे, लिख लिया होगा अभी तो आपने, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो वापस बोल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात कर्नाटक, शरावती नदी, इसकी हाइट है 229 मीटर, 229 मीटर। और विश्व के एंजिल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला भी लिखना, वेनेजुएला में, और ओरोनिको नदी पे, और इसकी हाइट है
9, आगे 9, पीछे 9, बीच में 7 मीटर। फिर अपनी वापस आते हैं चंबल नदी पे, दुनिया में घूम लिए तो अपने वापस आते हैं चंबल नदी। चंबल नदी पे एक ब्रिज बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। हैंगिंग ब्रिज वो ब्रिज है जो मान लो ये नदी चल रही है, एक इस छोर पे और इस छोर पे दो पिलर बने हुए हैं, एक इस छोर पे और इस छोर पे, बीच में कुछ नहीं बना हुआ है। बस केबल के सारे, ये केबल यहाँ से आई, 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 और ऐसे करके एक ब्रिज बनता है। ये मान लो नदी है, अपनी चंबल नदी है। चंबल नदी पे ये ऐसे ऐसे तारों से बना हुआ है और बीच में कुछ सपोर्ट नहीं हुआ है। बाकी हम अमूमन पुल देखते हैं तो उसके बीच नीचे क्या पिलर लगे हुए थे। हैंगिंग ब्रिज तारों पे लटका हुआ है, आप सर्च करना हैंगिंग ब्रिज तो देखो, एक जो इस नदी के छोर पे और एक इस नदी के छोर पे दो बड़े बड़े पिलर होंगे जो तारों से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जो हम थोड़े थोड़े अगर गाड़ियां चलती हैं थोड़ा थोड़ा एहसास झूलता हुआ एहसास होता हुआ है। तो ये राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है, बाकी कहीं नहीं है। तो इसकी हम देखते हैं लोकेशन, देखते हैं। स्थित है ये कोटा में और नदी अपनी चंबल नदी पर। चंबल नदी पर और ब्रिज है तो कितना लंबा ब्रिज है, बाकी ब्रिज तो हम याद करते नहीं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हैंगिंग ब्रिज है ना, इसलिए याद तो करना ही पड़ेगा। वो भी राजस्थान का एकमात्र। तो 1.5 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, 1.5 किलोमीटर। अगर हम इंडिया के संदर्भ में देखते हैं तो इस पे NH-27 गुजरता है, NH-27 गुजरता है, इसे निकलता है। ये भी हम जब देखेंगे परिवहन के वगैरह तो उसमें भी वापस एक बार रिवीजन करेंगे। सारे अपने जो इंडिया के संदर्भ में बन रहे हैं, सम संख्या विषम संख्या में चलने वाले, ये अपना 27 और इस साइड देखते हैं 44 वगैरह, ऐसे करके हम एक बार पूरे देखेंगे। और अभी आपको याद करना है हैंगिंग ब्रिज से कौन सा NH निकलता है, NH-27 निकलता है और स्थित कोटा में स्थित है और चंबल नदी पर। और इसकी टोटल लंबाई है, वो अपनी लंबाई है 1.5 किलोमीटर, ये इसकी टोटल लंबाई है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है हैंगिंग ब्रिज की। और ये अपने त्रिवेणी संगम पड़ा था, ये अपनी बनास नदी निकली थी यहाँ से और इधर से आगे चल रही थी अपनी कौन सी, चंबल में आई बनास और सीप इधर से आई। और ये अपने पूरा यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाया, पदरा गांव, सोई माधेपुर घाट, रामेश्वर घाट और सोई माधेपुर में त्रिवेणी संगम इंपॉर्टेंट है। चंबल में सुरक्षित जीव घड़ियाल कैसे होते हैं, आगे से तीखा मुंह करके होते हैं। और मगरमच्छ तो जानते ही हो, जो ऐसे जबड़ा फाड़ के बैठा रहता है। तो ऐसे आप इमेज भी साथ में देखो, घड़ियाल आगे से मुंह तीखा और उसका चौड़ा होता है। तो सर्वाधिक घड़ियाल अपने चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। अपने इंडिया के संदर्भ में देखें तो सबसे ज़्यादा घड़ियाल और गगेसु और उदबिलाव। जो उदबिलाव तो है जो अपने थल और जल दोनों पे रहता है। तो सर्च करिए उदबिलाव क्या है, ये लिख लेना आप चंबल नदी पे विशेषता में। और ये चूलिया जलप्रपात स्थित भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ और नदी चंबल नदी है और 18 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई। ऊंचाई है इसकी 18 मीटर। फिर अपना हैंगिंग ब्रिज राजस्थान का एकमात्र है, 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, स्थित है कोटा में और इस पर NH-27 गुजरता है। और राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के साथ 252 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता ही होगा, हमने देखा
राजस्थान की सीमाएं देखी तब अंतर्राज्यीय शब्द मैंने समझाया था। इसलिए आप कहीं नए हो तो पिछले वाले वीडियो देखो, क्योंकि एक चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती है, चाहे कोई अलग अलग सब्जेक्ट भी क्यों ना हो, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। लिंक करने की कोशिश कीजिए। तो आप अगर ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रहे हो तो पूरे शुरू से पढ़ो, तभी चीज़ें समझ में आई। क्योंकि मैं फिर अंतर्राज्यीय वापस समझा नहीं सकता ना, तो नहीं तो आप समझोगे अंतर्राज्यीय क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है। तो इसलिए आप पिछली वाली क्लास देखो। बांध परियोजना, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना 3 है, 3 चरण में 4 बांध बने, 3 चरण में 4 बंधे। एक अपने जब एमपी में बन रहा था तो हम भी साथ साथ में क्या कि हम भी बनाएंगे कोटा में, तो अपना कोटा बैराज बन रहा था कहाँ पे, गांधी के साथ में अपने कोटा भी बनवाए थे। और राणा प्रताप सागर द्वितीय चरण, जवाहर सागर तीसरा। और गांधी सागर के आगे लिखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या लिखना, एमपी मंदसौर में, अपने राजस्थान में नहीं है भाई साहब। कहाँ पे नहीं है, राजस्थान में नहीं है, भूल के भी मत करना। तो मंदसौर एमपी। राणा प्रताप सागर, राणा अपने चित्तौड़ में, तो ये याद कर सकते हो। और जवाहर सागर कोटा, इसको बोलते हैं कोटा डैम, कोटा डैम, इसी का दूसरा नाम है कोटा बांध। ये लिख लेना आप। देखो ये मैप आराम से अच्छे से बनाना, और मेरे को लग रहा है कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है मैप है। और ये सारी की सारी नदियां है ना जो दाईं ओर से आती है, वो पूरी नदियों का जब इसका उद्गम होता है वो एमपी से होता है, विंध्याचल पर्वतमाला। ये किस पे है, मैंने पिछली वाली क्लास में बताया, विंध्याचल अपनी पर्वतमाला उस पे है, विंध्यन कगार पे बने हुए ये इन नदियों का उद्गम होता है। किसके, विंध्यन कगार है, वहां से उद्गम होता है। तो अपना यहाँ पर गागरोन दुर्ग वो भी विंध्यन कगार पे बना हुआ है। काली और औस नदी का एक इंपॉर्टेंस ये भी हो गया कि इनके संगम पॉइंट पे अपने घाघरोन दुर्ग बना। तो ये मैप अच्छे से बनाना आपको है। और ये अपनी चंबल नदी होगी कंप्लीट, और कुछ पॉइंट याद आएगा तो बीच बीच में बताते रहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ एक ही क्लास में बता देंगे तो फिर आप पढ़ोगे कैसे, क्योंकि आपको मन नहीं होगा ना। तो ऐसे जब एक नाटक देखते हैं बीच में ऐसे कुछ नहीं हो, बीच में अगर छोड़ नहीं दे, ऐसे जैसे ही मन लगने लगता है अपने नाटक देखने में, तभी वो क्या करते थे, या तो बीच में ऐड आ जाती है या बोल जाते हैं कि आगे देखिए। तो ऐसे चीज़ें आप आगे देखिए, आगे पढ़िए, और साथ हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।